एनसीपी से शरद पवार की दूरी बनाना, अगर जैसा उन्होंने ऐलान किया है वही सही साबित होता है, कितना बड़ा झटका होगा एनसीपी के लिए महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से और विपक्ष को एकजुट करती उस मुहिम के लिहाज से? देखिए, एनसीपी यानी शरद पवार, एनसीपी और शरद पवार ये दो शब्द नहीं हो सकते। आज भी मैं आपको बताऊं, कुछ हफ्ते पहले अजित पवार और कुछ वरिष्ठ नेता बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे थे और ये जब भनक शरद पवार इनको लगी तो उन्होंने सबको बुलाया और हर एमएलए को उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप कहीं ना जाइए, आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहिए। तो शरद पवार जो है वो पूरी तरह से एनसीपी को एक रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। शरद पवार ही सारे केंद्र बिंदु है इस पार्टी का, तो ऐसे में शरद पवार इनको हटना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ज़रूर है कि शरद पवार, मैं आपको फिर से बताता हूँ, 11 मार्च 2019 को पवार साहब ने घोषणा की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि वो 14 बार लोकसभा लड़ चुके हैं, अब फिर से एक बार उनको नहीं लड़ना है। तो ये 2019 का जो चुनाव था उसके पहले का ये माहौल था और अपनी पार्टी को एक झंझोड़ने के लिए उन्होंने ये कोशिश की थी। तो शायद ठीक है, लेकिन क्या एनसीपी में ऑल इज वेल है? क्या शरद पवार जो 2019 की एनसीपी थी उसी को दिमाग में रखते हुए 2023 में भी इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं, या स्थितियां बदल चुकी हैं? इस बार शरद पवार का ऐलान वास्तव में सच साबित हो सकता है। सुभाष जी, कुछ हफ्ते पहले शरद पवार इनके घर पे कुछ आला जो नेता हैं एनसीपी के वो जमा हुए थे और उन्होंने कहा कि पार्टी अगर बचानी है तो बीजेपी में जाना पड़ेगा। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसकी जानकारी न्यूज़ नेशन को मिली थी, हमने ये खबर चलाई थी। इसमें पवार साहब ने लेकिन सबको बुला के कहा कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, और वो जो एक बगावत थी वो ठंडी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बगावत ना फैले इसके लिए पवार साहब ने ये सारी चीजें की होगी, ऐसा भी अंदेशा बताया। ऐसा तो नहीं है कि बगावत होने ही वाली है, उससे पहले शरद पवार सम्मान के साथ खुद को अलग कर रहे हैं? देखिए, पवार एनसीपी के साथ रहेंगे ये तो तय है। वो किस रूप में रहेंगे ये जरूर उसका हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पवार की ये जो चाल उन्होंने चली है उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी घटना कोई है। और जैसे कि पार्टी में जो बगावत के सुर उठते चले आ रहे थे, तो उसको ठंडा करने की भी एक कोशिश होगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में ये होगा, पंकज आप जरा तस्वीरें भी दिखाइए, हलचल किस तरीके की है वो दिखाइए, और सवाल ये कि क्या एनसीपी में बड़ी टूट तो नहीं होने वाली है? क्या उस संभावित टूट से पहले शरद पवार ने खुद को अलग करने का ऐलान तो नहीं किया है? पंकज जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शरद पवार ने आज ये फैसला लिया है, एक बार पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि इस फैसले के बाद किस तरह से हलचल जो है वो अंदर हॉल में बनी हुई है। आप देखिए, शरद पवार नीचे बैठे हुए हैं, अजित पवार आगे खड़े हैं। जो कार्यकर्ताओं ने, जो नेताओं ने उनको घेर लिया था, उन्हें दूर किया जा रहा है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, जयंत पाटिल जो हैं वो भी शरद पवार से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस फैसले को लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं थी और अचानक से शरद पवार ने जो ये डिसीजन लिया है, ये जो ऐलान किया है, उसके बाद तमाम जो उनके नज़दीकी हैं, तमाम जो उनके पार्टी के खास बड़े नेता हैं, वो भी अचंभे में हैं, वो भी हैरान हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो तमाम नेता जो हैं वो पवार साहब से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इस फैसले के पीछे का कारण क्या है, ताकि जब वो बाहर आएँ तो मीडिया को बता सकें कि उन्हें इस बात की जानकारी थी, और अगर नहीं थी तो अब इस पूरे जो फैसला लिया गया है पवार साहब की तरफ से, उसके पीछे कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि एनसीपी का जो भार है वो आगे कौन संभालता है। अजित पवार, देखिए आप शरद पवार के पीछे ही खड़े हैं, सुप्रिया सुले यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि सुभाष सर बता रहे थे कि अब पार्टी को एकजुट रखने के लिए कौन वो लीडर होगा, कौन वो चेहरा होगा जो इस पार्टी को एक साथ रख सकता है। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि क्या शरद पवार को इस बात का डर था कि पार्टी में फूट पड़ जाएगी और इसी से खुद को अलग रखने के लिए उन्होंने जो है ये ऐलान किया है। तो फिलहाल ये भी कह सकते हैं कि अब तक इस पार्टी का दो भाग जरूर था। कुछ लोग अजित पवार के साथ थे, कुछ लोग जो है शरद पवार के समर्थन में हमेशा रहे हैं। लेकिन अब जो नेतृत्व आगे होगा, अगर वो अजित पवार होता है तो सारे के सारे लोगों को जो है अजित पवार की बात माननी पड़ेगी, और अगर सुप्रिया सुले होती है तो फिर से एक बार इस पार्टी में जो है मतभेद देखे जाएंगे। ठीक है, मतलब ये अहम बात सुभाष जी, अहम बात हमारे सहयोगी पंकज कह रहे हैं कि अगर उत्तराधिकारी के तौर पर अजित पवार के नाम का ऐलान होता है तो शायद हो सकता है ऑल इज वेल रहे, लेकिन अगर सुप्रिया सुले का नाम आगे बढ़ता है तो फिर फूट और सियासी तकरार देखने को मिल सकती है।
कौन उत्तराधिकारी होगा, इसको लेकर कुछ खबरें क्या पहले आती रही हैं, क्या कुछ इनपुट्स आपको मिल रहे हैं सुभाष जी? और अजीत पवार पर हर किसी की सहमति आखिर क्यों होगी, सुप्रिया सुले पर तनातनी क्यों हो सकती है? देखिए, पवार ने अपने पहले ही यानी तकरीबन 10 साल पहले ही ये पूरा मामला जो है वो सेटल किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें सुप्रिया सुले इनकी दखल होगी, और जो राज्य की राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति है, उसमें अजित पवार की दखल होगी। तो उन्होंने ये दो भाग स्पष्ट किए हैं और उस हिसाब से ही एनसीपी चल रही है। सुप्रिया सुले राज्य के जो राजनीति है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेती, और अजित पवार जो है वो देश की राजनीति में जो भी एनसीपी की राजनीति होती है उसमें वो दखल अंदाजी नहीं देते। तो पूरी तरह से पवार फैमिली में ये डिवीजन जो है वो तय किया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अजित पवार हालांकि वो कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं और रहते हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं, इसलिए वो जाने जाते हैं, लेकिन एक क्राउड पुलर के रूप में अजित पवार अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। क्राउड पुलर के मुद्दे पर वो उनके नाम पे कोई ऐसा रिकॉर्ड जो वो नहीं हमें दिख रहा है। तो ऐसे में सिर्फ जमीन पर काम करना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आज भी शरद पवार जब जाते हैं तभी वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है, और ये भीड़ जो है वो फिर वोटिंग में तब्दील होने की संभावना रहती है। तो ये जो सारी गणित है ये भी एनसीपी में उसमें अब उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र देश का वो सूबा है जहां पर बहुत ज्यादा लोकसभा की सीट है, एक बड़ा राज्य है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है। विपक्ष लगातार इस कोशिश में है कि कैसे बीजेपी को रोका जाए। शरद पवार का रिटायरमेंट का ऐलान विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तमाम धड़ों के लिए एक बड़ा झटका है। बिल्कुल बड़ा झटका है, क्योंकि शरद पवार ने सबको झकझोर करके रखा है कि पवार साहब के ऊपर ही सारी दामोदर जो महाराष्ट्र में है, जो 48 सीटें महाराष्ट्र से आती है, वहाँ पे सबसे बड़ी ताकत आज की रूप में शरद पवार ही है, और शरद पवार ही बाकी पार्टियों को एक उत्तेजना हमेशा देते आ रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी बनाते शरद पवार नजर आते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को साथ में उन्होंने लिया है और कांग्रेस को उन्होंने साथ में लिया है। तो ऐसे में शरद पवार का राजनीति में रहना ये सारी विपक्ष के लिए, जो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष है महाराष्ट्र में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में शरद पवार अगर राजनीति से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एमवीए को या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को झटका होगा, और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि शरद पवार राजनीति से हट जाएं या एनसीपी के जो अध्यक्ष पद है उससे हट जाएं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, इस खबर के बाद उनका मनोबल काफी ज्यादा गिर चुका होगा, और महाराष्ट्र में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ चुका होगा। सुभाष जी, ये हो सकता है, लेकिन दूसरा ये भी देखिए, क्योंकि एनसीपी का जो कार्यकर्ता है वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और ऐसे में वो शरद पवार के पक्ष में और आगे आ जाएगा, और नेता जो वहाँ पे अगर होंगे उनको एक प्रेशर देने की कोशिश की जाएगी कि आप शरद पवार को मनाओ और उनको वापस एनसीपी के अध्यक्ष पद पे बने रहने दो। तो ये जो काउंटर जो ये होगा, मूव होगा, वो पार्टी को एक तरह से एक नई चेतना देगा। इस तरह की पवार ने कोशिश इसके पहले भी की चुकी, पवार साहब कर चुके हैं, और इस बार भी वो यही करने की आपने कहा कि अजीत पवार भीड़ नहीं